नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ओके। और वो भी कौन सा यूनिट के, तो यूनिट नंबर 8 है आपका, क्या है, आईसीटी, ओके। तो आईसीटी में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में आज देखने वाले हैं और उसमें भी हम देखने वाले हैं 24 सितंबर 2020 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, ओके। जो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ओके। तो डाटा विजुअलाइजेशन मेथड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मेथड है जो हमें डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है लाइन, फिर उसके बाद दिया है सर्कल एंड ट्राइंगल, सी दिया है पाई चार्ट एंड बार चार्ट, एंड डी दिया हुआ है पेंटागन। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पाई चार्ट एंड बार चार्ट। तो पाई चार्ट और बार चार्ट है, उसकी मदद से हमें डाटा के बारे में पता चलता है, ओके। तो किस तरीके से, तो मान लीजिए एक पाई चार्ट हम बना रहे हैं, तो ऐसे हमने ये पाई चार्ट बनाया, ओके। थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ, ओके। चलिए, अभी मान लीजिए ये हमने एक पाई चार्ट बनाया, ओके। चलिए, अभी देखिए ये आपका 25% मान लीजिए किसी के घर के जो कमाई होती है उस इनकम और आउटकम, ओके, इनकम और आउटकम के बारे में, ओके। तो जितनी इनकम हुई, कितना उनकी इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, उसके बारे में एक पाई चार्ट आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 25% है, तो वो आपने क्या किया, बच्चों की फीस भरी, ओके। फिर यहाँ पर दिखा रहा है आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है 12.5, ओके, 12.5 यहाँ पर लिखती हूँ, 12.5% है। वो आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कपड़े लाए, ओके। फिर यहाँ पर 12.5 है, तो उसमें आपका मान लीजिए कि बच्चों की जो पुस्तक वगैरह लाए, ओके। चलिए, उसके बाद देखिए 25% है, तो उसमें से आपने क्या किया, घर खर्च किया, ओके। घर का जो भी सामान लाना था उसमें आपने खर्च किए। फिर देखिए यहाँ पर जो है 12.5% है, वो आपने क्या किया, बचत किया, ओके। ये आपने बचत किया। और 12.5% है, तो वो आपने क्या किया, मान लीजिए आपने किसी दोस्त को दे दिया, ओके। तो ये दोस्तों क्या बता रहा है, ये पूरा पाई चार्ट है, ओके। ये पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट क्या बता रहा है आपको, डाटा के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है, आपको अच्छे से बता रहा है ना कि कितना प्रतिशत आपने कहाँ पर दिया, क्या किया। तो पूरा का पूरा आपका इनकम के बारे में आपको बताया कि आपका कितना खर्च है, कितना आपने बचत किया, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है ना। तो इसी पाई चार्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, डाटा को विजुअलाइजेशन कर पाते हैं ना। फिर देखिए बार चार्ट, तो बार चार्ट में क्या होगा, इस तरीके का होगा, बार चार्ट जो होगा ना वो इस तरीके का होगा और कुछ भी नहीं, ओके। इस तरीके का बनता है ना चार्ट, तो वो भी क्या बताता है, वो भी आपको डाटा के बारे में बताता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन की एक मेथड, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है। तो देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने क्या बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है, ओके। जिसमें हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हम छू पाते हैं, जिस चीज़ को हम देख पाते हैं, ओके, कंप्यूटर के रिलेटेड होनी चाहिए, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होगा। अभी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं पाएंगे,
ओके, उसे छू नहीं पाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर में दोस्तों क्या क्या आएगा, हमने वीडियो बनाया था है ना, पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है आपको। हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होती है इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी। तो देखिए यहाँ पर हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड आ गया है ना। कीबोर्ड क्या होता है आपका, तो आप उसे छू सकते हैं है ना, उसे देख सकते हैं, तो वो आपका हार्डवेयर हो गया। फिर आपका माउस हो गया है ना, तो माउस भी हम देख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया, जॉयस्टिक मान लो, ओके, जॉयस्टिक है। फिर आपका सीपीयू हो गया दोस्तों, सीपीयू जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है ना। तो सीपीयू जो है, तो सीपीयू को हम क्या करते देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब देखिए सीपीयू के अंदर भी देखिए मदरबोर्ड होता है ना, तो मदरबोर्ड भी क्या होगा, मदरबोर्ड भी क्या होगा आपका, मदरबोर्ड भी आपका क्या होगा, वो आपका हार्डवेयर होगा। सॉफ्टवेयर में कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओके, तो वो सब क्या आ जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ओके, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं पाते। चलिए अभी ऑप्शन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर टेबल, तो ओके, कंप्यूटर टेबल तो आपका हार्डवेयर में आएगा नहीं। ओके, फिर मॉनिटर और सीपीयू, मॉनिटर और सीपीयू आपका कंप्यूटर का हिस्सा है ना, तो मॉनिटर को हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। सीपीयू को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर, तो मैंने क्या बताया, सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर में आएगा ही नहीं है ना, वो दोनों चीज़ अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। बिना हार्डवेयर के कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है, और बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ओके, तो दोनों परस्परावलंबी है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ओके, दोनों में से किसी एक से कंप्यूटर नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए कंप्यूटर में। ओके, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ओके, अभी गूगल, तो गूगल तो आप सबको पता है, गूगल क्या है, सर्च इंजिन है। ओके, उसे हम छू नहीं पाते, उसे ऐसे पकड़ नहीं पाते, पकड़ पाते हो नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफ प्रणाली यानी कि सिस्टम निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। तो ये नंबर सिस्टम की बात हो गई। ओके, तो नंबर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आईसीटी में। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है नंबर सिस्टम में दोस्तों, 4 आपको दिखने को मिलेगी नंबर सिस्टम। एक होता है आपका बाइनरी, दूसरा आपका होता है डेसिमल, डेसिमल, ओके, डेसिमल। तीसरा आपका होता है ऑक्टल, ऑक्टल। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ओके, ये 4 नंबर सिस्टम होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एएफ प्रणाली के बारे में बताया गया ना, तो देखिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होती है उसमें दो डिजिट होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1 से बनती है। बाइनरी नंबर जो होता है ना वो कैसे बनता है, 0 और 1 से बनता है। जैसे कि मान लीजिए 011 01 0111, इस तरीके का आपको दिखने को मिलेगा बाइनरी नंबर, जहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और 0 और 1 से ही डिजिट बनता होगा। ओके, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। फिर देखिए डेसिमल की बात आती है, तो डेसिमल में यहाँ पर बाइनरी में टोटल कितने डिजिट होंगे, तो टोटल 2 ही होंगे, 0 और 1, ये 1 ये 2। ओके, तो 2 डिजिट ही यहाँ पर होंगे। अभी देखिए डेसिमल में क्या होगा, तो डेसिमल में 0 to आपके होंगे 0 to 9। ओके, टोटल डिजिट यहाँ पर देखिए 0 to 9 होगा। ओके, और टोटल कितने डिजिट हो गए, 0 to 9 से देखते हैं, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो टोटल कितने हुए, 1 से 9 तक के 9, और ये 0 को भी हमें ऐड करना है, तो टोटल मिला के 10 डिजिट होते हैं इसमें। ओके, ये भी याद रख लीजिएगा, कभी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी देखिए ऑक्टल की बात करते हैं, ऑक्टल में क्या होगा, 0 to 7। ऑक्टल में क्या होगा, 0 to 7, तो वहां पर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7,
तो 0 to 7, 1 to 7 कितने हुए 7, और प्लस यहाँ पर एक 0 वाला भी ऐड करना है। तो टोटल मिलाकर आपके ऑक्टल में कितने होंगे 0 to 7, यानी कि 8 डिजिट होंगे। वहाँ पर कितने होंगे 8 होंगे। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा दोस्तों, अभी देखिए हमने डेसिमल में लास्ट कहाँ तक देखा 9 तक देखा, तो बाकी के कहाँ जाएंगे, है ना। तो 9 तक हेक्साडेसिमल में क्या होगा दोस्तों, हेक्साडेसिमल में आपके 0 to 9 तो होगा ही, 0 to 9 तो होगा ही, बट क्या होगा उसके अंदर और भी होगा। तो उसके अंदर और क्या होगा A to F होगा। क्या होगा A to F होगा। अब देखिए ये कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 तक तो हमने एक एक डिजिट वाला ले लिया है ना, एक एक अंक वाला ले लिया। अभी 9 तक था, अब आगे क्या करना है, तो 10वें नंबर पर आपका क्या आ जाएगा A आ जाएगा, 11वें नंबर पर आपका B आ जाएगा, 12वें नंबर पर आपका C आएगा, 13 पर क्या होगा आपका D होगा, 14 पर क्या होगा D के बाद E होगा, और 15 के बाद क्या होगा F होगा। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 15 आए, आपने तो बोला यहाँ पर हेक्साडेसिमल में टोटल कितने होते हैं 16 डिजिट होते हैं। कितने 16 डिजिट होते हैं। तो 16 डिजिट है तो आप बोलोगे यहाँ 15 क्यों है, तो हमने क्या बताया 1 से 15 तक हमें गिनना है, तो 15 तो हुआ, और प्लस ये 0 को भी ऐड करना होगा ना, तो 0 को ऐड करेंगे तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 16 हो गए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बाइनरी में क्या होगा, दो नंबर ही, दो डिजिट ही दो डिजिट से ही बनेगा, यानी कि 0 और 1 से ही बनेगा। जबकि डेसिमल में क्या होगा 0 से 9 तक के जितने भी नंबर है उनमें से डेसिमल नंबर बनेगा। टोटल कितने होते हैं उसमें 10 होते हैं। उसके बाद ऑक्टल में क्या होगा 0 to 7 होगा। ओके, तो उसमें टोटल कितने होंगे 8 डिजिट आएंगे। और फिर हेक्साडेसिमल की बात करते तो 0 to 9 तो आएगी ही उसमें, लेकिन उसके बाद क्या होगा A to F उसमें ऐड होंगे, यानी कि A to F में कितने 6 वो होंगे, और 0 to 9 तक के हमने कितने देखे 10 देखे, टोटल मिलाकर 16 होगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें ये बताया गया ए एफ प्रणाली निम्नांकित में किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। तो A to F हमने कहाँ पर देखा हेक्साडेसिमल में। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हेक्साडेसिमल। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संक्षेपाक्षर CD रोम, CD रोम का फुल फॉर्म बताइए। तो CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आप ना फुल फॉर्म आपको याद ही रखना पड़ेगा, या तो फिर रट्टा मारो या कुछ भी करो। ओके, चलिए उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं ICT, तो ICT में शामिल है। तो अब ICT का तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अभी देखिए ICT में क्या क्या आ जाएगा, आपका कंप्यूटर के रिलेटेड भी आ जाएगा, ऑनलाइन जितना भी होगा वो सब कुछ आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ICT में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, तो देखिए पहला है ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग तो आपका ICT में आएगा है ना, हाँ बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि ICT का मतलब ही यही होता है कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखिए लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम करना। ओके, किसी मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है तो उसके माध्यम से हम अगर लर्निंग करते हैं तो वो क्या हो गया आपका, वो भी तो ICT का हिस्सा हो गया, तो ये भी सही है ना। फिर देखिए वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित अधिगम, यानी कि आप किसी वेबसाइट पर जाकर अगर आप लर्निंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल पे जाकर आप विकिपीडिया में देखते हैं किसी, मान लीजिए ICT के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे ICT विकिपीडिया लिखेंगे, तो ICT के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो वो आपने क्या किया, वेबसाइट के आधार पर तो अधिगम किया है ना, लर्निंग किया। तो ये भी तो क्या हो गया आपका ऑनलाइन, ये भी आपका ICT के आधार पर हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर 4th नंबर वाला आंसर आना चाहिए। अभी यहाँ पर चलते हैं, आपको यहाँ पर विकल्प दिए हैं। तो पहला विकल्प है 1 और 2, तो दोनों तो सही है।
फिर देखिए P1 एंड 1 और 3 दोनों भी ये भी आते हैं। फिर देखिए C केवल 4, ओके। फिर D 1 ओनली 1, ओके। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से वो सोचने लगते हैं कि यार केवल 4 तो कैसे आएगा, है ना। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो ऐसे ही लगे जाओगे तो आप सोचोगे कि 1 2 3 आना चाहिए। यहाँ तो 1 2 3 ऑप्शन है ही नहीं, 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर आईसीटी में शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ था कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल द अबव। तो यस, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है, ओके। ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा, ई कॉमर्स, ओके। ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा, तो ई कॉमर्स का मतलब होता है ई व्यापार, जो हम ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, व्यापार करते, खरीदते हैं, बेचते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि ई कॉमर्स की जो भी कंपनियाँ होती है वो कंपनियों के हितधारक जो भी होते हैं उनकी सेवा को बेहतर बनाने के लिए, उनको अच्छी सेवा देने के लिए कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल डेटा की भी ज़रूरत होती है। हाँ, तो बिल्कुल भी होती है, ओके। ऑनलाइन सिस्टम से है, तो मान लीजिए कि आपने कुछ ऑनलाइन सिस्टम से अगर कुछ मंगवाया है, ओके, तो आपके पर्सनल डेटा की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो अजर्सन जो है वो क्या हो गया, सही है, ओके। अजर्सन सही है ना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जो हमारे पर्सनल डेटा होते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसका रीज़न क्या है, ओके। पर्सनल डेटा की ज़रूरत पड़ती है उसके रीज़न क्या है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, निजता से समझौता करना पड़ सकता है। निजता यानी कि प्राइवेसी, तो प्राइवेसी से हमें क्या करना पड़ सकता है, हमें समझौता भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो ये भी रीज़न भी सही है ना। हमें आप लोगों को पता होगा जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अभी के फ़िलहाल आप लोगों ने देखा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलती होगी वहाँ पर, जैसे व्हाट्सएप ओपन करते होंगे तो आपको एक प्राइवेसी का एक आपके सामने आ जाता होगा व्हाट्सएप में, ओके। तो आपको वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्राइवेसी को क्लिक कर देते, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर प्राइवेसी को क्लिक किया है तो उसका मतलब है कि आपने ये व्हाट्सएप कंपनी के साथ क्या कर दिया, समझौता कर दिया। यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप वाले क्या, व्हाट्सएप कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ओके। उन लोगों ने कुछ शर्तें रखी होती है, अगर हम प्राइवेसी को ओके करते हैं, उनकी प्राइवेसी में हम कभी भी कोई भी शर्त नहीं देखते, ऐसे ही हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन उनमें कुछ शर्त लिखी हुई होती है, अगर हम प्राइवेसी को टिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसे अथॉरिटी देते हैं कि हमारे पर्सनल डेटा वो देख सकते, ओके। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर अजर्सन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, और जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, अजर्सन को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं, ओके। जो रीज़न है वो अजर्सन की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए और आर, ओके। यहाँ पर आर आएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कि रीजन जो है वो अजर्सन की सही व्याख्या कर रहा है, उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसकी, ओके। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते पाइथन एक खाली स्पेस है, ओके। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। चलिए, तो पाइथन एक क्या है ये पूछा गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, या स्नेक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाइथन जो है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। और ये जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओके। आपको ये भी याद रखना है, क्या रखना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो पाइथन जो है वो हाई लेवल की एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। उसी के साथ आपने नाम सुना होगा जावा आता है ना।
तो जावा है, पाइथन, ये सारी क्या है, एक लैंग्वेजेस है, और वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए है। ओके, और ये जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी इजी होती है, और अभी वर्तमान समय में इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, और ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे माना जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो एक केवल क्या है, वो एक केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस परिवर्णी शब्द का पूरा रूप है। तो BIOS, बायोस परिवर्णी, आपने बायोस के बारे में पढ़ा होगा मदरबोर्ड में। ओके, तो बायोस जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो बायोस का फुल फॉर्म है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, बिल्कुल नहीं। बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बायोस सिस्टम, नो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यस। बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है उसी को हम फुल फॉर्म, उसका जो शॉर्ट है वो क्या है, बायोस। ओके, BIOS। और बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको शॉर्ट में पूछा जाता है ना, वो आपको अच्छे से करना है। ओके, अभी देखिए, बायस जो होता है ना वो एक फर्मवेयर है। क्या है, फर्मवेयर, फर्मवेयर। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ये फर्मवेयर। ओके, और ये क्या होता है कि आपका व्यक्तिगत जो कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड होता है ना, उसमें पहले क्या होता था कि इंस्टॉल रहता है, और ये कंप्यूटर जब हम चालू करते हैं, संचालित, कंप्यूटर संचालित होता है, तो जब कंप्यूटर संचालित होने पर वो क्या होता है, स्वतः चलने वाला ये सॉफ्टवेयर है, खुद से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये जो बायस होता है, तो यह इंटरफेस एक मूल प्रणाली के वास्तविक मानक के रूप में भी कार्य करता है। ओके, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है बायस में। ओके, चलिए उसके आगे देखते हैं। अभी देखिए, अजर्सन और रीजन, ये दोनों तो आपको आने ही है। ओके, देखिए अजर्सन क्या कहती है, अजर्सन कहती है कि वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल भी सही है अजर्सन, है ना, क्योंकि अभी के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम बहुत ही उपलब्ध है, जैसे कि आपकी ई लाइब्रेरी हो गई, ई पाठशाला हो गई, है ना, फिर आपने देखा कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, तो ये सारा क्या है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम तो उपलब्ध कराता है ना, तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ गई है ना, तो वहाँ से क्या होते हैं, बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ना स्टार्ट करें। अभी देखिए, कोरोना की स्थिति में हमने क्या किया, ऑनलाइन तो पढ़ा है, आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो हमारा अजर्सन जो है वो तो क्या है, सही है, बिल्कुल भी सही है। हो, ओके, ओके, अजर्सन हमारा सही है। उसके बाद रीजन क्या बता रहे हैं, उसका रीजन क्या है, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से एक सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए, रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है कि इस प्रकार के जो बहुत से पाठ्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है, उनमें से सही पाठ्यक्रम का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल भी, है ना, अगर आपके सामने बहुत सारे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में तो यही होता है ना, बहुत सारे आपके सामने पाठ्यक्रम रखे जाएंगे, तो उनमें से आपको किस पाठ्यक्रम को चुनना है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाती है, बड़ी चुनौती हो जाती है। तो रीजन भी क्या है, ये आपका सही है, रीजन भी क्या है, सही है। अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन की ओर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ओके, दूसरा है आपके सामने ए और आर दोनों सही है। ओके, यहाँ पर भी दोनों सही है और यहाँ पर भी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, अभी फिलहाल इसमें अभी डिस्कस नहीं करते, अभी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ए सही है परंतु आर गलत, तो ए वाला तो हमारा वैसे भी चला गया। फिर यहाँ पर देखिए ये गलत है, आर सही है, ये वाला भी हमारा गलत हो गया।
है। ओके, अभी इन दोनों में से हमें चुनना है, तो हमें ये देखना है क्या असर्शन जो बता रहा है क्या उसका रीज़न ये है ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है तो उसकी लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है क्या कि पाठ्यक्रम में से हम सही पाठ्यक्रम का चयन करना एक बड़ी चुनौती है? तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आर जो है रीज़न जो है वो असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा। ओके, आर जो है रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, दोनों सही तो है ही, लेकिन आर जो रीज़न जो है ना हमारा वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर जो व्याख्या कर रहा है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। आर भी अलग बता रहा है, कुछ अलग बात बता रहा है, और ए भी कुछ अलग बात बता रहा है। दोनों बातें अलग अलग हो रही। ओके, एक ही विषय की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ये आपका पी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी आपका गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया के घटक है। मल्टीमीडिया जहाँ पर सभी प्रकार के मीडिया आ जाते हैं ना, तो मल्टीमीडिया में क्या आएगा आपका? तो देखिए टेक्स्ट एंड ऑडियो, टेक्स्ट भी मल्टीमीडिया में आता है ना, ऑडियो भी आती है, बिल्कुल भी आता है। वीडियो एंड ऑडियो दोनों आएंगे। वीडियो ओनली वीडियो कैसे आ सकता है? मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है ना बहुत सारे जो भी मीडिया के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, वो मल्टीमीडिया में आ जाते हैं ना। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या बताया, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो। हाँ, तो तीनों के तीनों हमारे किस में आ जाएंगे? मल्टीमीडिया में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सॉरी, चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये आपके 24 सितंबर 2020 के थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेगा, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी क्वेश्चन को रख सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप सब घर पे रहे, स्वस्थ रहे, आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।